आज मैं आपको बताऊंगी जो आपका लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था। एबिलिटी एनहेंसमेंट जो कंपलसरी कोर्स है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़ के रिलेटेड, उसका जो फ़ेब में एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो पेपर है वो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको ये मैं आपका जो डाउट है बहुत सारे बच्चों का कि ये जो हमारा ये पेपर है, ये आपका जो कि BEVAE 181 है, ये आपको लिखना है मतलब पेपर में कि आपको ये MCQs वाइज आएगा। तो आपको ये आप क्लियर कर लेना चाहिए कि ये जो आपका क्वेश्चन है, जो ये आपका सब्जेक्ट है, इसमें आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो MCQ बेस्ड आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको MCQs आएंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं। तो लास्ट ईयर 50 मार्क्स के MCQs आए थे, और बाकी फिर असाइनमेंट वगैरह जो आपने किए हैं उसमें से मिला के आपको इग्नू जो है वो एग्ज़ाम दे देता है। और ये आपको पता होगा कि जो ये आपका जो ये कोर्स है ये 4 क्रेडिट्स का है। तो सबसे पहले आपको जो इसमें वहीं वहीं से आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए गए हैं, वहाँ पे आपको OMR शीट एक मिलेगी। तो जो जिसमें आपको फिर सर्कल होंगे, सॉरी स्क्वायर छोटे छोटे होंगे, वहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन सही लगेगा उस जगह पे आपको ABC वहीं से दे के होगा, जो भी आपको सही ऑप्शन लगेगा उस पर आपको थोड़ा कलर करना है। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सबको आपको करना है। जो जो आपको आते हैं आप वो करो, और जिनमें आपको लगेगा कि आपको थोड़ा भी लग रहा है कि हाँ ये आंसर होगा, आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होती है। चाहे गलत है सही मतलब अगर गलत है फिर मार्क उसका उस सवाल का नहीं मिलेगा, अगर सही है तो मिल जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हो उसमें। तो जो जो पहले आपको और जो भी सवाल आएगा वो आप कर लो। ये नहीं है कि कोई सवाल नहीं आ रहा है फिर आप सोच रहे हो उसका आंसर क्या है, वैसे आपका टाइम ही वेस्ट हो जाएगा। तो 2 घंटे आपके पास हैं, वो आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करने हैं। तो जो आपको आते हैं वो क्वेश्चंस पहले कर लो, और बाद में जो नहीं आते हैं उनको लास्ट के लिए रखो। और जब आपके पास लास्ट में थोड़ा टाइम होगा उसमें थोड़ा सोचो और थोड़ा माइंड लगा के उसको आंसर कर लेना। तो जो ये क्वेश्चन पेपर है आपका 50 मार्क्स का होगा, और हर एक जो क्वेश्चन है उसका 1 मार्क होगा आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं, तो जो आपको लगता है कोई किसी आंसर को, जैसे कि उन्होंने बताया इफ़ यू फाइंड दैट नन ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव इज़ करेक्ट देन राइट 0 एंड मार्क इन कॉलम 0। तो अगर आपको कभी लगता है कोई ऑप्शन है जहाँ पे कोई भी सही नहीं है, तो आप उस जगह पे उस वो जो आपका वहाँ पे जो OMR शीट है वहाँ पे आप उस जगह पे उस क्वेश्चन की जगह पे 0 बना दोगे, तो एग्ज़ामिनर जो आपका होगा उसको समझ आ जाएगा कि जो भी आप उन्होंने दिए हैं आपको क्वेश्चंस, वो जो ऑप्शंस दिए हैं वो गलत है। वैसे ऐसा होता नहीं है, बट कभी कभार गलती से टाइपिंग में एरर्स हो जाते हैं। तो जो आपका सबसे पहले सवाल पूछा गया था लास्ट ईयर वो ये था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स बुक्स वॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर्मली डिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी आपको पहले सवाल पूछा गया है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि अभी भी हमारा न्यूज़ में चल रहा है, COP26 जो आपका चल रहा है, जो मीटिंग्स हो रही थी रिसेंटली, तो उसी के ऊपर ना, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला, तो उस पे आपने सुना होगा न्यूज़ में भी इसके बारे में। तो जैसे कि ग्लासगो जो जगह है UK में, वहाँ पे मीटिंग हुई थी इसके बारे में, अभी भी चल रही है। तो ये उसी का पूरा है। सबसे पहले जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो एक टर्म है, इसको किस बुक या रिपोर्ट में सबसे पहले डिफ़ाइन किया गया था, किस बुक या रिपोर्ट में सबसे पहले इसके बारे में बात की गई थी। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जो पहले जो दो लास्ट पहले दो तो नहीं लगते हैं, मतलब पहले दो तो देख के ही लगते हैं कि आंसर नहीं हो सकता, बट लास्ट वाले जो दो है ना वो आपको बहुत कॉम मतलब लगेंगे कि हाँ इन्हीं में से कोई आंसर है। तो इसका आप याद रखना, जो आंसर है वो है थर्ड, अवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, इसका आंसर था। उसके बाद दूसरा सवाल आपको पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्टेड बाय UN। तो यहाँ पे नॉट, आपको नॉट पे नज़र रखनी है। ठीक है, नॉट जो यहाँ पे, कभी आप नॉट नहीं पढ़ते हो तो ऐसे आंसर करते हो, ऐसा नहीं करना है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है। तो यहाँ पे यानी जो ये आपका UN ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 17 गोल्स रखे थे, उनमें इनमें चारों में से कौन सा गोल है जो कि उसका पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर है आपका टूरिज़्म एंड ट्रैवल। उसके बाद आपका जो तीसरा सवाल है
वो है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट, यानी इनमें से चार जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सी एक एग्जाम्पल है ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट। यानी ह्यूमन, आप देखोगे जैसे आर्टिफिशियल लेक्स हैं, क्रॉप फील्ड्स हैं, डैम्स हैं, ये सारे ह्यूमन मेड हैं, यानी इंसान पूरे तरीके से इन पे काम करता है, खुद करता है। नेचुरल मेड होते हैं वो वाले जो कि कुदरती होते हैं, और ह्यूमन मॉडिफाइड वो होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं जिसमें नेचुरल और जो आपका ये कुदरत का भी उसमें हाथ होता है, प्लस इंसान का भी होता है। मतलब कुदरत ने वो बनाया होता है, फिर इंसान उसको ठीक करता है, ठीक है, उसको सजाता है या जो भी उसके साथ करे। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा आपका ऑर्चर्ड्स, यानी जो आपके बाग वाग होते हैं ना, आप देखो पेड़ लगाते हो, फिर पेड़ को बड़ा तो वो खुद होता है ना, कुदरत की वजह से होता है ना बड़ा, ऐसे मत आप ही उसको बड़ा करते हो, आप सिर्फ उसको पानी वानी डालते हो, फिर एक टाइम आता है खुद ही वो उतना, उसको पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब पेड़ बड़े बड़े हो जाते हैं पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद आपको मतलब उसको पानी नहीं डालने की ज़रूरत पड़ती है, रेन होती है और वो उसी से अपना पानी ले लेते हैं ना। तो इसका आंसर है आपका ऑर्चर्ड्स। तो यहाँ पे आपको अपनी कॉमन सेंस थोड़ी इस्तेमाल करनी है, बाकी कुछ नहीं, और पेपर बहुत ही ईजी आता है इसका। उसके बाद है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग डू फॉरेस्ट नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, यानी यहाँ पे नॉट वापस से आया है। नॉट आपको ये कंफ्यूज करने के लिए रखा है इन्होंने, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये नॉट है। जैसे कहीं पे आपको नॉट आएगा ना, तो वहाँ पे आप उसको क्या कर लेना, लाइन डाल देना नीचे, ताकि आपको इस पर नज़र पड़े। तो ये बोल रहा है इनमें से कौन सा जो है, मतलब जिसमें कौन सी एक बताना है आपको ऑप्शन जिसमें जो फॉरेस्ट है वो अपना कोई भी रोल अदा नहीं करते हैं। तो इसमें सॉइल फॉर्मेशन में भी वो रोल अपना निभाते हैं, वाटर कंजर्वेशन में भी, पानी को बचाने के लिए, उसके बाद जो आपका मॉडरेशन ऑफ क्लाइमेट को सही करने के लिए। यहाँ पे आपका आंसर है रीजेनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को और मतलब इसमें मतलब बनाने में कोई रोल नहीं अदा करते हैं, ठीक है, बल्कि वो ऑक्सीजन हमें देते हैं, है ना। तो इसका आंसर है आपका थर्ड, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं निकालते हैं बल्कि वो ऑक्सीजन को निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को तो वो अंदर लेते हैं, है ना। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स कवर मोर देन 50% प्लांट स्पीशीज़ इन द वर्ल्ड। यहाँ पे आपको बताना है दुनिया में सब 50% जो प्लांट स्पीशीज़ हैं वो किस फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्राउन फायर मोस्टली टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है क्राउन फायर। क्राउन क्या होता है, क्राउन आप बोल सकते हो ताज को, है ना। तो यहाँ पे आपको क्राउन फायर जो है ये आपको इस पे समझ लेना है कि क्राउन फायर किसके रिलेटेड होगा। क्राउन फायर हो गया फॉरेस्ट बोला ना यहाँ पे इन्होंने, यानी किन जंगलों में ज़्यादा जो है क्राउन फायर लगती है, मतलब जल जाते हैं। यानी यहाँ पे आपको याद रखना है, ये सवाल पूछ रहा है कि ऐसे कौन से जंगल है जहाँ पे उनको ऊपर से आग लग जाती है, यानी जो उनके ऊपर से उनका जो होता है उनकी जो टहनियाँ होती हैं, जो ऊपर सबसे ऊपर जो उनकी ऊपर जहाँ तक उनकी मतलब साइज़ जो जहाँ तक उनकी लेंथ जाती है, वहाँ पे उनको किन जो फॉरेस्ट है वहाँ पे ऐसा होता है, क्राउन फायर उनको लगती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है डेंस फॉरेस्ट, यानी जो बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे, जब वो हवा होती है, जब वो एक दूसरे के साथ जब टकराते हैं तो क्या होता है, कभी कभार जब ज़्यादा ज़ोर से टकराते हैं तो स्पार्क्स निकलती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली आग लग जाती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे आंसर है आपका क्राउन डेंस फॉरेस्ट। उसके बाद है आपका 7, communities residing near waste disposal sites is receiving less economic benefits than communities generating the waste represents। तो यहाँ पे बोल रहा है आपको कि वो वाली कम्युनिटीज़ जो कि जहाँ पे वेस्ट डिस्पोजल साइट्स हैं, यानी जहाँ पे हम जितना भी हमारे घरों से कूड़ा निकलता है, हॉस्पिटल से कूड़ा निकलता है, जिन भी जगहों से कूड़ा निकलता है, फिर हम कहीं पे वो डंप करते हैं ना, कहीं पे डाल देते हैं, वहाँ पे जो कम्युनिटीज़ रहती हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग वहाँ से भी रहते हैं। तो जो वहाँ पे रहते हैं और रिसीविंग लेस इकोनॉमिक बेनिफिट्स, और वो लोग उनको बहुत कम, जबकि वो ऐसी जगहों पे रहते हैं उनको इसके बावजूद भी उनको बहुत ही कम फ़ायदे, इकोनॉमिक बेनिफिट्स यानी पैसे के रिलेटेड जो भी उनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो बहुत कम मिलते हैं। वहीं वो वाली कम्युनिटीज़ जो कि ये कूड़ा जमा करती हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं। जो कम्युनिटीज़ ये कूड़ा बनाती हैं, निकालते हैं अपने घरों से, है ना।
तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे आप इसको आंसर लिखोगे, इसको हम बोलते हैं प्रोसीजरल इनइक्विटी। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज डज नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्टीवर्डशिप। तो स्टीवर्डशिप यहाँ पे टर्म याद रखना है आपको। ये स्टीवर्डशिप होता है जो कि गांव या गांव वाले इलाके होते हैं ना, उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कौन सी कम्युनिटी है जो कि गांव, जो स्टीवर्डशिप है उसके साथ नहीं मिलती है इनमें से। तो अर्बन कम्युनिटी आपको यहाँ पे आंसर आएगा। ट्राइबल जो है वो भी पहाड़ी इलाकों में रहती है, गांव साइड से रहते हैं। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सोसाइटीज़, एग्रीकल्चर भी गाँव में होता है। पेस्टोरल कम्युनिटी वो भी पहाड़ी इलाकों वगैरह में रहते हैं, गांव टाइप में रहते हैं। स्टीवर्डशिप में पहाड़ी इलाके भी आते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो मतलब जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं। तो यहाँ पे आपका अर्बन होता है शहर, ठीक है। यहाँ पे आंसर है आपका शहर वाली जो कम्युनिटीज़ हैं वो। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज कंसिडर्स नेचर एज अ मदर एंड दैट शी कैन नॉट बी टेम्ड। तो कौन इनमें से कौन से जो लोग हैं, यहाँ के लोग जो कि हमारा जो नेचर है उसको अपनी माँ की तरह मानते हैं और इसको ऐसा मतलब ख़राब करने में विश्वास नहीं करते हैं, इसको संभाल में विश्वास करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को लगेगा इंडियन व्यू, क्योंकि हम बोलते हैं ना ये हमारी माता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो अर्थ है वो हमारी माँ के बराबर है। तो बट यहाँ पे आपको याद रखना है यूरोपियन व्यू जो है, यूरोप के जो लोग हैं, यूरोपियंस जो हैं वो ऐसा मानते हैं। उसके बाद वाटर साइकिल इज ड्राइवन बाय, जो वाटर साइकिल है वो किसकी हेल्प से होता है। तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है सन, ठीक है। सन की मदद से वाटर साइकिल रिपीट होता है, ड्राइव होता है। उसके बाद आपका अगेन क्वेश्चन नंबर 11 है, कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया आर, इसका आंसर है आपका 11 का आंसर है आपका ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। यानी जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं इनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ्स वो वाले बैक्टीरियाज होते हैं या वो वाले एनिमल्स या प्लांट्स, सॉरी वो वाले प्लांट्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल्स तो खाना नहीं बना सकते ना, सॉरी, प्लांट्स जो कि खुद खाना बनाते हैं। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है वो है कि लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट बियॉन्ड डैश मीटर्स अबोव मेन सी लेवल, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो हमारा सी लेवल है उसके बियॉन्ड इतने, मतलब जो हमें बताना है कितने बियॉन्ड लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। यानी इसका आंसर आपका है 9000 के बियॉन्ड लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है सी लेवल की अगर हम बात करें तो। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोला है इन एन इकोसिस्टम द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स टेक्स प्लेस बाय, यानी जो इकोसिस्टम है हमारा उसमें जो डिकम्पोजिशन है यानी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनका जो मर जाते हैं ना, फिर उनको ख़त्म जो करता है वो कैसे करता है, ठीक है। वो किससे होता है या वो कैसे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रिड्यूसर्स, उनको हम जो इसमें हेल्प करते हैं उनको हम रिड्यूसर्स बोलते हैं, यानी वो उनको ख़त्म करते हैं, ठीक है। इनको हम सेप्रोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। उसके बाद है आपका, यानी इसका आंसर है 2। उसके बाद है द इंक्रीज इन पॉपुलेशन बिटवीन 10,000 BC एंड अबाउट 1800 AD कोइंसिडेड विथ द, यानी जो हमारा ये बोल रहा है 10,000 BC और 1800 AD में जो हमारा पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ हो गया वो किस वजह से हुआ, मतलब इन दोनों जो आपको ये एजेस बताई हैं इनमें किस वजह से हुआ। तो यहाँ पे आपको कॉमन सेंस लगाना है। यहाँ पे ना ही उस टाइम पे तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था नहीं, वो तो 1800 के बाद आया। और उसके बाद लार्ज स्केल इमिग्रेशन वो भी नहीं हो पाएगी क्योंकि उस टाइम पे कहाँ इतना ज़्यादा ये होता होगा, ये क्योंकि 1800 तक की बात कर रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे इतनी गाड़ियाँ तो जैसे अभी होती है हमारे पास उतनी तो हुआ नहीं करती थी तब। डिक्रीज़ इन डेथ रेट, यानी जैसे अभी हमारा सिस्टम अभी का है अच्छा हो गया है, फिर भी डेथ रेट अभी भी वैसा ही है, मतलब थोड़ा कम हो गया लेकिन अभी भी बहुत डेथ्स होती हैं। तो उस टाइम पे कहाँ मतलब कि तब भी तो, अब तो और भी ज़्यादा होती होंगी। तो ये तीनों ऑप्शंस नहीं है इसके आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर है ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर में ज़्यादा ग्रोथ होगी। एग्रीकल्चर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब एग्रीकल्चर करने लगे तो फिर पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो गई। उसके बाद है आपका 15 वाला जो है वो है ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी मोर देन हाफ द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप एंड एशिया वाज किल्ड ड्यू टू। तो 14th सेंचुरी जब हमारा चल रहा था
उस टाइम पे जो यूरोप और एशिया की आधी पॉपुलेशन थी वो किस वजह से मारी गई, यानी वो किस वजह से मर गई। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, बुबोनिक प्लीग करके एक बीमारी हुई थी, उसकी वजह से बहुत सारे लोग गुजर गए थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ जेनेटिक डिजीज़, यानी इनमें से आपको बताना है कौन सी जो बीमारी है जो कि जेनेटिक के रिलेटेड, यानी जो जीन्स होते हैं उनके रिलेटेड नहीं है, जो कि जैसे कि हम बोलते हैं जैसे डायबिटीज़ हो गया, ऐसी कुछ बीमारी हैं जो हम अपने पेरेंट्स से सेल्स के थ्रू ले लेते हैं। बट इसमें से आपको बतानी है कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि जीन्स के थ्रू आप नहीं लेते हो। तो इसमें आपको याद रखना मलेरिया इसका आंसर है, ठीक है। जो मलेरिया है वो किससे होता है, मस्कीटो जब आपको काटता है, मच्छर जब आपको काटता है, उससे आपको मलेरिया हो जाता है। तो ये इसका आंसर है आपका थर्ड, यानी मलेरिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 था, उसमें आपको बताना था मैच द टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस विथ देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। तो यहाँ पे आपको इन्फ्लुएंस और ये इन्फ्लुएंस बताना है और उसके साथ बताना है कि कौन सा इसके साथ मैच हो रहा है। तो सबसे पहले पॉइजन के साथ आपका आएगा, पॉइजन क्या है, वो एक केमिकल है ना। तो यहाँ पे आपको ये है सबसे पहले आंसर। उसके बाद जो नॉइस है, नॉइस आपकी क्या है, फिजिकल, ठीक है, जो आप सुन सकते हो, जो आप कर सकते हो। उसके बाद है आपका ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग कब होता है, जब बहुत सारे लोग होते हैं, या सोशोलॉजिकल यानी सोसाइटी के रिलेटेड। तो ये आपका इसको है। उसके बाद एलर्जेंस क्या होते हैं, ये होते हैं आपके एलर्जेंस, याद रखो ये एलर्जी कुछ मतलब वैसा होता है। तो ये आपका बायोलॉजिकल हो गया, ठीक है, बायोलॉजी के साथ। तो इसका आंसर आपका आएगा 2 वाला, ठीक है, यानी ए के साथ फोर्थ, बी के साथ फर्स्ट, सी के साथ सेकंड और डी के साथ थर्ड।